बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स पर बात करेंगे, उसके कॉजेस पर बात करेंगे, उसके डायग्नोसिस को हम डिस्कस करेंगे और आखिर में होम्योपैथिक मेडिसिन भी उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह के गुज़िश्ता वीडियो में स्पॉन्डिलाइटिस को मैंने डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड मैंने आपको ये भी बताया था कि आने वाले इंशाल्लाह वीडियोस में मैं शाटिका और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डिस्कस करूंगा। तो आज हमारा टॉपिक एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मैं आपको बता दूं कि ये रीढ़ की हड्डी जो इसके मोहरों से मुतल्लिक ये एक बीमारी होती है और ये बेसिकली जेनेटिक बीमारी है, यानी जीन डिसऑर्डर से होती है। आम जो स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर पेन होता है हम उसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं कहते, बल्कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ख़ास मर्ज होता है जो कि मुस्तकिल तौर पर इंसान के जिस्म में रहता है और ये एक जीन होता है जिसे HLA-B27 के नाम से हम जानते हैं, जिसे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहा जाता है। अगर आपके ब्लड में HLA-B27 मौजूद है तो इसका मतलब है कि आपको या तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इसके अलावा सोराइटिक आर्थराइटिस में और इसके अलावा रिएक्टिव आर्थराइटिस की बीमारी हो गई, उसमें ये जीन अक्सर मौजूद होता है, ब्लड में ये पॉजिटिव आता है। सिंपल एक ब्लड टेस्ट के जरिए इसको डायग्नोस किया जा सकता है, जिससे 90% इस बात की श्योरिटी हो जाती है अगर आपके ब्लड में HLA-B27 जीन मौजूद है तो इट मीन्स टू से दैट आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या आप अगर सोराइसिस के पेशेंट है तो आपको सोराइटिक आर्थराइटिस हो चुका है, या अगर आप रिएक्टिव आर्थराइटिस के पेशेंट है तो वो भी इसमें भी आप HLA-B27 का जीन ब्लड में ये डायग्नोज होता है। इसके अलावा MRI उसमें भी डिजेनरेटिव चेंजेस का मौजूद होना, तो ये और एक्सरेज वगैरह से भी, और कुछ ब्लड टेस्ट और है जिसमें कुछ खून के लेवल्स बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम खून का सादा टेस्ट CBC या FBC फुल ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं तो उसमें भी ESR के लेवल ज्यादा होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स उसमें बढ़ जाते हैं। तो इससे डायग्नोज होता है कि जिस्म में इन्फेक्शन मौजूद है इन मोहरों की सूजिश की वजह से। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट ज्यादातर यंग एज पेशेंट होते हैं, यानी ये टीनेजर्स में से लेकर के 30 या 35 के एज तक आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो सकती है। अगर आप 40 ईयर्स से अबव है तो इसके बहुत ज्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादातर मेल यानी मर्दों में ज्यादातर इसकी शरह बहुत ज्यादा है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो टारगेट एरिया है जिससे बहुत ज्यादा वो एरिया इफेक्ट होता है वो है सैक्रोइलियक जॉइंट, यानी आपके कमर में जो ये ऊपर हिप की चौड़ी हड्डी है, यहाँ पर जो लंबर और सैक्रल स्पाइन का जो जॉइंट होता है बिल्कुल कमर के यहाँ पर आपके जो हिप जहां से शुरू होती है ये एरिया, यहाँ पर मसल्स और उसके साथ ये जो जॉइंट्स होते हैं लंबर के, उसमें स्टिफनेस पैदा हो जाती है, अकड़न पैदा हो जाती है, डीजेनरेटिव चेंजेज आ जाती है। जो डिस्क के जो जॉइंट्स के बीच में डिस्क होता है उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं। तो इसकी वजह से ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इस एरिया में स्पेसिफिक ये इसका टारगेट होता है। इसके अलावा वक्त बढ़ने के साथ साथ जब ये मर्ज अपनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है फिर इसके बाद आपको फिर उसके साथ एड़ियों में सूजिश भी शुरू हो जाती है, और इसके अलावा आंख की जो ये दरमियानी झिल्ली है आइरिस में, इसमें सूजिश हो जाती है जिसे यूवियाइटिस कहते हैं। और आगे बढ़ करके आपके जो जिस्म में शरियान जो खून सप्लाई करता है मुख्तलिफ टिश्यूज और ऑर्गन्स को, उसमें भी सूजिश हो जाती है। लेकिन इसमें परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप यंग एज हैं यानी आप बाय द एज ऑफ 30 या 30 से प्लस में एज में है और आप एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज से, यानी अपने फिजियोथेरापिस्ट से जो आप एक्सरसाइज वो आपको रिकमेंड करते हैं, प्रॉपरली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और इसके साथ साथ आप केयर करते हैं और मेडिसिन यूज करते हैं तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल इससे ठीक हो सकते हैं और आपको ये मसले मसाइल नहीं होगी। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स की तरफ आते हैं। अक्सर ये होता है कि बाज़ औक़ात जब पेशेंट थोड़ा सा झुक जाता है या थोड़ा सा अगर वो वजन उठाए ना उठाए खाली झुके भी, ये जो कमर का निचला हिस्सा होता है जिसे सैक्रोइलिक जॉइंट कहते हैं, वहां पर अक्सर स्टिफनेस या अकड़न पैदा हो जाती है। वो कहते हैं ना कमर में चुक सी पड़ जाती है
और फिर थोड़ी देर के बाद जब आप चल फिर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं या थोड़ा सा सहलाते हैं तो उससे आपको आराम आ जाता है। तो ज़्यादातर ये केसेस इनमें होते हैं। अक्सर ऐसे पेशेंटों के आंखों में सूजिश हो जाती है, आंख उनके अक्सर रेड रहते हैं। तो ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में चूंकि ब्लड के अंदर HLA-B27 का जीन, और ये मैंने जैसे पहले आपको बताया ये इम्यूनोजेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, यानी इम्यूनोजेनेटिक HLA-B27 जीन ब्लड के अंदर पैदा हो जाता है, जिस्म में पैदा हो जाता है, उसकी डिसऑर्डर की वजह से ये सूजिश और ये तकालीफ आपको कमर में, आंखों में, बसा औकात एड़ियों में, कंधों में आपको दर्द का महसूस होना और ये मसले मसाइल आपको रहते हैं। इसके साथ ये डिस्कस करते हैं कि ये HLA-B27 जीन जिस्म में पैदा क्यों हो जाता है, इसके कॉजेस क्या हो जाते हैं। तो अक्सर टीन एजेस में या यंग एज में जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज रही है, यानी पेट में आंतड़ियों में सूजिश काफ़ी अरसे तक रहा है, और ये जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ये पोस्ट इन्फेक्शस हिस्ट्री हो, यानी जिस्म के अंदर सिमियात या इन्फेक्शन काफ़ी अरसे तक मौजूद हो, तो उसकी वजह से उसका असर जो है ये मोहरों पर और जो आपके लंबर स्पाइन्स है उस पर होता है। तो उससे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी HLA-B27 जीन जिस्म में पैदा हो जाता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया, जो पेशेंट सोराइसिस के मरीज होते हैं, सोराइटिक आर्थराइटिस उनको हो जाता है, उसकी वजह से भी ये HLA-B27 जीन जिस्म में पैदा हो जाता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस में भी ये HLA-B27 जीन पैदा हो जाता है। तो इस वजह से ये HLA-B27 जीन की मौजूदगी की वजह से आपको स्पाइन्स में जो प्रॉब्लम्स आती है, डीजेनरेटिव चेंजेस होती है, तो ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कॉजेज होते हैं। अब ये आप बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता दूं कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इसका लंबैगो से या सादा आपके कमर में जो दर्द होता है या मोहरों में जो डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती है कुछ वक्त, यानी आपके पोस्चर, काम के हवाले से जो आपका पोस्चर होता है या एज के हवाले से, एज फैक्टर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर पेशेंट एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही का पेशेंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इम्यूनोजेनिक डिसऑर्डर है, इसका ताल्लुक जीन से है, HLA-B27 की मौजूदगी से है, तो सिर्फ उसी ही की मौजूदगी से ये क्रिस्टल क्लियर मालूम किया जा सकता है कि आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। व्यूअर्स, एक और टेस्ट रिकमेंड किया जाता है जो कि लैब टेस्ट से हट करके फिजिकल टेस्ट होता है, और उसे शोबर्स टेस्ट का नाम दिया गया है। आप नेट पे शोबर्स टेस्ट इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। ये आप फिजिकली अपने घर में भी आप एग्जामिन कर सकते हैं, कोई आपको एग्जामिन कर सकता है। इसका तरीका मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। और इसके अलावा जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं या जो न्यूरोपैथ्स होते हैं वो भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं अपने क्लिनिक ट्रायल के जरिए। आपका एक जिस्म में सिंपल आपका वो टेस्ट करके उस वक्त वो डायग्नोस कर सकता है कहीं आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है, यानी आपके जो सैक्रोइलिक जॉइंट है, जहां पे आपके लंबर और सैक्रल के जो स्पाइन्स इलिक के मुकाम पर, यानी जो आपके बड़ी हिप की हड्डी होती है, वहां पे इसका जो जंक्शन है, वहां पर कहीं मोरों में स्टिफनेस या जो पिंच हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से वो मिल जाते हैं, तो कहीं ये प्रॉब्लम तो आपको नहीं हो गई है। बेसिकली शोबर टेस्ट ऐसे किया जाता है। वो टेस्ट करने के लिए पेशेंट को बिल्कुल बेयरफुट होना चाहिए, उसके पैरों से जूतियां और जो वो उतार दें, फिर उसके जो पैर है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होने चाहिए, और पैरों के दरमियान तकरीबन 1 से 1.5 फीट का फासला होना चाहिए। अब वो बिल्कुल स्ट्रेट स्टिल खड़ा होगा, तो ये जो सैक्रोइलिक जॉइंट है, यानी जो जहां पर कूले की हड्डी है, इसमें आखिर जहां पर ये लंबर का स्पाइन खत्म हो रहा है, वहां पर एक आप निशान लगा देते हैं। फिर उस निशान से नीचे की जाने, यानी कूले की तरफ आपने 5 सेंटीमीटर नापना है और वहां एक निशान लगा देना है। फिर उस दरमियानी निशान से ऊपर की जानिब 10 सेंटीमीटर एक मार्क निशान लगाएं, और फिर पेशेंट को आप झुकने के लिए कहें। जब वो झुक जाए तो फिर दरमियानी जो नीचे जो आपने डॉट लगाया था 5 सेंटीमीटर के फासले पर, और ऊपर जो आपने डॉट लगाया था 10 सेंटीमीटर के फासले पर, तो इन दोनों के बीच में 15 सेंटीमीटर का फासला हो गया। अब जब पेशेंट झुकता है तो झुकने की वजह से ये जो मसल्स हमारे जो हमारे स्पाइन्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये तकरीबन नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर तक ये फैल जाते हैं, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो अगर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर है या इससे ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपके जो स्पाइन्स है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस
या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बिल्कुल नहीं है। अगर इसमें स्टिफनेस की वजह से झुकने पर जो आप नापते हैं इन दोनों डॉट्स को और इसमें फासला 20 सेंटीमीटर से लेट सपोज वो 19 सेंटीमीटर आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये अर्ली स्टेजेस में आपको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, जिसे हम एक्यूट फॉर्म कहते हैं। अगर ये फासला 15 सेंटीमीटर के बजाय आपके 20 सेंटीमीटर के बजाय आपके तकरीबन कोई लेट सपोज 17 या 16 सेंटीमीटर आता है, तो इसे मॉडरेट या माइल्ड आपको कहते हैं एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। और 15 सेंटीमीटर से अबव यानी 16 सेंटीमीटर आया है तो ये इसकी सीवियर कंडीशन होती है। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हवाले से होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करते हैं। होम्योपैथिक में इसकी बेहतरीन मेडिसिन है और आपको बेहतरीन ये इलाज मुहैया करती है। और एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में चाहे वो आपके स्पाइंस में डीजेनरेटिव चेंजेस आ गई है या स्टिफनेस आ गई है या कमर में आपके अकड़न है और तकलीफ है, पेन है आपको, तो आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती है। और होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, रिजल्ट इसके बड़े बेहतरीन है। सबसे पहली जो मेडिसिन रिकमेंड की जाती है इसमें वो है एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम, जिसे एसिड फ्लोर भी कहते हैं। ये आपने 6 या 30 की पोटेंसी में लेनी है और दिन में 2 से 3 कतरे, दिन में 3-4 मरतबा आप इस्तेमाल कीजिए। बेसिकली एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम में सबसे जो बड़ी इसकी अलामत होती है, इसमें स्पाइन्स में डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं और अक्सर स्पाइन्स में स्टिफनेस की वजह से इसके अंदर सूजिश हो गई है, वर्म हो गया है, तो उसमें एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपको स्पाइन्स में स्टिफनेस की वजह से बहुत ज्यादा सीवियर पेन है और मसल्स में आपके स्पाज्म है, तकलीफ है, पट्टों में अकड़न की कैफियत है, तो उसमें कोलोसिन 200 में बेस्ट रिजल्ट आपको देती है। आप कोलोसिन 200 में 2 से 3 कतरे दिन में 3-4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको पेन किलर का काम करती है और आपके जो मसल्स में स्टिफनेस आ गई है और उसमें स्पाज्म है, तकलीफ है, अकड़न हो गई है, उसमें कोलोसिन 200 के बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। आप अक्सर बार बार दोहरा होने की कोशिश करते हैं, यानी पेशेंट झुकता है अपने कमर के जो उसके जो स्पाइन्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसको वो आराम देने की कोशिश करता है, दबाने से सहलाने की उसकी कोशिश करता है, तो उससे आराम आती है। तो इस अलामत में कोलोसिन 200 बहुत अच्छा काम करती है और आपको अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा रस्टॉक्स एक मेडिसिन है। रस्टॉक्स आप 6 या 30 की पावर में ले सकते हैं। जब आप थोड़ा सा चल फिर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जब आप झुकते हैं और आपको फौरन से कमर में एक चुक सी पड़ जाती है और उसके बाद थोड़ा सा चल फिर लेने से और थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने से अगर आपको स्टिफनेस में आराम आता है और आप इसको कंटिन्यूसली लंबे अरसे तक इस्तेमाल कीजिए रस्टॉक्स 30 में और इसके साथ साथ आप एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम 30 में, ये 2 दवाइयां आपके स्पाइन्स पर इसका बड़ा अच्छा असर होता है। और रस्टॉक्स की बात हो रही थी, तो रस्टॉक्स आपको स्टिफनेस और आपके कमर में जो दर्द हो, स्पेशली जब आप थोड़ा सा चल फिर ले और आपको उससे अफाका महसूस हो, तो रस्टॉक्स आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। व्यूअर्स, हकला लावा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बेसिकली जो लावा जिस पहाड़ से बहता है और उसकी राख से ये दवा बनती है। हकला लावा 6 या 30 में आपने लेनी है। हकला लावा की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि हड्डियों पर ऊपर उभार से बन जाते हैं, गोमड़ से बन जाते हैं, वो नोकीले होकर के बाहर निकल आते हैं, खासकर लंबर रीजन में। अगर आपके लंबर स्पाइन्स में आपके स्पाइन्स पर नोकीले या कुछ उभार से हड्डियों में बन गए हैं या हड्डी गलने सड़ने का अमल हो रहा है, यानी उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस हो रही है, तो हकला लावा 6 या 30 में बेस्ट रेमेडी है। आप जरूर हकला लावा साथ में लीजिए और आप गुज़िश्ता जो दवाइयां मैंने डिस्कस की आप उनको कुछ कुछ वक्फे के साथ अल्टरनेट करके भी ले सकते हैं। तो हकला लावा आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कहने का मकसद यह है कि 2 से 3 महीने, 6 महीने या ज्यादा अरसे तक तो आप लीजिएगा, तो हड्डियों में जो डिजेनरेटिव चेंजेस हो रही हैं वो उसको ठीक करने में काफी मदद देती है। अगर हड्डियों में गोमड़ बन गए हैं और स्पाइन्स में गोमड़ या उभार से बन गए हैं तो ये उसको ठीक करती है। लास्ट में व्यूअर्स, मैं आपको 2 दवाइयां ऐसी बताना चाहता हूं जिसे मैं अपने पेशेंट से अक्सर कहता हूं कि इसे मैं हड्डियों का सीमेंट कहता हूं, यानी हड्डियां जिन चीजों से बनी है ये उसके लिए टॉनिक का काम करती है, सीमेंट का काम करती है। वो 2 दवाइयां हैं, कैलकेरिया फ्लोर और कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फ्लोर और कैलकेरिया फॉस आप टैबलेट फॉर्म में लीजिए, 6x की पावर में लीजिए और आप 2-2 गोलियां दिन में 3 टाइम करके इस्तेमाल कीजिए, लंबे अरसे तक लीजिए, बड़े बेहतरीन रिजल्ट हैं।
हड्डियों का टॉनिक है। आप अपनी हड्डियों में एक स्ट्रेंथ सी महसूस करेंगे। स्पाइन्स में आपको काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदा ताकत देती है। अगर हड्डियों की गैर ज़रूरी बढ़ोतरी हो गई है यानी स्पाइन्स की हड्डियां बढ़ गई है तो व्यूअर्स ये 2 दवाइयां आप ज़रूर साथ में इन बाकी दवाइयों के साथ लीजिएगा। कलकेरिया फ्लोर 6X में और कलकेरिया फास्ट 6X में बड़ी बेहतरीन रेमेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स हो मेरे चैनल के हवाले से टाइमली आपको वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आने वाले इंशाल्लाह वीडियो में नेक्स्ट हम शियाटिका यानी अर्कुन निसा को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।